10 साल बाद विधानसभा चुनाव एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। इस बार यूनियन टेरिटरी के तौर पर, एक राज्य के तौर पर नहीं। और एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, क्या वो बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के एक वक्त पे सबसे यंग उम्र के चीफ मिनिस्टर रहे उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, स्वागत है आपका। आपसे पिछली दफा मुलाकात हुई थी बारामूला में, जब आप लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। वहां पे आपने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब एक नहीं दो सीटों पे आप लड़ रहे हैं, तो इस वक्त असेंबली के इलेक्शन को लड़ने के फैसले को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और अब तक का इलेक्शन आपका कैसा जा रहा है? मैंने अपने तरफ से तो ये तय किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा और आखिरी मरहले तक मैं उस फैसले पे कायम रहा। लेकिन बीच बीच में या तो मुलाकात के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए मुझे कई सारे लोगों ने एक सवाल पूछा। मुझे ये कहा कि जनाब, आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने निकलोगे, आप असेंबली के लिए वोट मांगोगे और आप उस असेंबली के लिए वोट मांगोगे जो आप अपने लिए चाहते नहीं हो, जिस असेंबली को आप खुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप किस मुंह से हमसे वोट मांगोगे? और मेरे पास इस सवाल के लिए जवाब था नहीं। अगर मैं इस असेंबली को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं बाहर जाके किसी और से ये उम्मीद कैसे करूं कि वो इस असेंबली के लिए मेरे उम्मीदवारों को वोट दें? एक ये। दूसरा, जो मैं बार बार लोगों से कहता हूं, मैं मानता हूं ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, ना ये वो असेंबली है जिस असेंबली का हमें अधिकार या हक है। लेकिन इस असेंबली के ज़रिए कम से कम हम उस असेंबली तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को वापस हासिल होगा। चलिए, अगर वो अपनी मर्जी से दे देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो मैं खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं देते तो जो भी हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद यहाँ बनती है, मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के उनसे कम से कम रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए हासिल करें। पहले आपने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, अब आप लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। क्या बाद में इसको भी तो आप अपना माइंड चेंज नहीं कर लेंगे? मैंने सीएम की बात ही नहीं की, ना आपने मुझे इसके बारे में पूछा, ना मैंने इसके बारे में कोई जिक्र किया। सीएम के अल्फाज मेरे मुंह से भी निकले ही नहीं। आप बनेंगे सीएम अगर मौका लगता है कि नहीं? अब मैं 8 अक्टूबर के बाद किसी चीज की बात करूंगा ही नहीं। आपसे जब हम बारामूला के बारे में बात कर रहे थे तो मैं मेंबर पार्लियामेंट बनने का ख्वाब जो है देख रहा था। नतीजे निकले तो वो ख्वाब ही रहा। इस बार मैं वो गलती करूंगा ही नहीं। 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। कहने का मतलब ये कि आप ओपन हैं, अगर आपको बहुमत ऐसा मिलता है। ना ओपन की बात करूंगा ना बंद की बात करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मैंने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा कि नहीं, सीएम बनने में जब तक स्टेट नहीं बन जाता आपका मन नहीं। मैं दोबारा इस बात पे आऊंगा, 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, फिर बात करेंगे। जब आप लोकसभा के इलेक्शन को एनालाइज करते हैं, आपके हिसाब से क्या गड़बड़ा गया? क्योंकि जब आपसे बातचीत हुई आप तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ करके बाजी निकाल देंगे। आखिरी 5-6 दिन में मुझे लगता है वहां हालात बदल गए। एक जज्बाती कैंपेन जिसका हमने मुकाबला किया नहीं, ऐसे नारे वहां इस्तेमाल हुए जिन पे हम खामोश रहे। हमें शायद ये लगा कि क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब के कैंपेन के हवाले से हमारे ऊपर निशाना नहीं किया जा रहा है, तो हम क्यों खामखा उनके खिलाफ एक फ्रंट खोलें। और जिन 2 मुद्दों पे वो वोट मांग रहे थे, हम उन पे लगभग खामोश ही रहे, जो कि अब लगता है हमें उस वक्त उन चीज़ों पे खामोश रहना नहीं चाहिए था। क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखें तो लोगों को धोखा ही दिया जा रहा था। वहाँ 2 चीज़ें कह के लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की गई। एक तो इंजीनियर साहब के बेटों के तरफ से ये कहा गया कि हमारे बाप को फांसी से बचाना है, आपने वोट देना है। इस पे हम खामोश रहे।
हालांकि हम भी जानते हैं कि जिन इल्ज़ाम में उनको पकड़ा गया है उनमें फांसी सज़ा है ही नहीं, तो उनको किसी भी तरह फांसी तो मिलनी नहीं थी, लेकिन हमने इसमें कुछ कहा नहीं। दूसरा, वो हर जगह ये कहते रहे कि हमारे बाप को जेल से निकालना है, आप वोट दो। वोट के जरिए कोई जेल से निकलता नहीं है। अगर कोई निकलता है वो अदालत के जरिए निकला, और 20 दिन के लिए। ये भी बारामूला के साथ, बारामूला के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर उनको निकलना ही था तो फिर जिस तरह उन्होंने वोट मांगे निकलने के लिए, फिर 5 साल के लिए निकलते ना। अभी भी बारामूला के लोगों के पास मेंबर पार्लियामेंट है नहीं, अभी भी वो जाके पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी कर नहीं सकते, पार्लियामेंट में जाके उनके लिए सवाल नहीं पूछ सकते, पार्लियामेंट में जाके उनके लिए प्राइवेट मेंबर बिल मूव नहीं कर सकते। उन्हें बेल दिया गया है, और जहां तक मैं जानता हूं यूएपीए में बेल हासिल करना नामुमकिन के बराबर है। अभी वो लोग जिन्होंने मुश्किल से पार्लियामेंट में 2-4 नारे दिए थे, उन्हें यूएपीए के तहत बेल नहीं मिल रहा। इस इंजीनियर साहब को यूएपीए के तहत बेल कैसे मिला, ये मैं तो जानता नहीं हूं। क्या आरोप है आपका? मेरा कोई आरोप नहीं ना, मेरा सवाल है। मेरा सवाल है, जहां यूएपीए के तहत बाकियों को बेल नहीं मिलता, वहां ये 20 दिन का बेल अदालत के जरिए कैसे मिला, ये आप मुझे बताएं। इंजीनियर रशीद जेल से निकले, बारामुल्ला में उन्होंने सभा की, मैं वो तस्वीरें देख रहा था, हुजूम था, जोश भी था। अगर इस तरह की भीड़ आ रही है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब हमने वहाँ नॉमिनेशन के पेपर भरे थे, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो कम हजूम नजर आया आपको? उस वक्त भी भीड़ थी, लोग थे, जोश था, लेकिन 2-3 हफ्तों में हालात बदल गए। आज पहला दिन है, अगले 15-20 दिन में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में ये आरोप लगाया कि वो दिल्ली की शह पर या मोदी सरकार की शह पे कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मैंने यही कहा जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा जम्मू में आके, जब वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को रिलीज कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हम 1-2 पार्टियों के अलावा हुकूमत बनाने के लिए अगर हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, हम लेने के लिए तैयार हैं। 2-3 पार्टियों के नाम कह के उन्होंने कहा इन लोगों के साथ हम काम नहीं करेंगे। जिन पार्टियों का उन्होंने नाम नहीं लिया, मतलब कि जिनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं? तमाम आज़ाद उम्मीदवार, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी, अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी और सजाद लोन साहब की पार्टी। इसका मतलब ये है कि कल को, चलिए मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो नंबर नहीं आते हैं, बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए नंबर चाहिए, इन लोगों से वो नंबर हासिल कर लेंगे। पर इनकी तो पॉलिटिक्स पे दिक्कत हो जाएगी अगर इन्होंने बीजेपी से टाई अप कर लिया तो। ये तो पीडीपी का भी एक मसला था ना 2015 में, लेकिन टाई अप तो कर लिया ना उन्होंने। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना, अगर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी मिल के लड़ते तो ज्यादा मजबूत अलायंस होता? महबूबा जी तो तैयार लग रही थी अलायंस के लिए। हमने पीडीपी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, उन्होंने अपने लिए खुद दरवाजे बंद कैसे किए। वो तो कहती हैं कि आपने कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, वो तो मिल के लड़ना चाहती थी। कहाँ मिल के लड़ना चाहती थी? मैंने इंटरव्यू किया उनका, उन्होंने कहा कि अगर किया आपने? कल हम लोग गए शोपियां गए, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतारे मैदान में? जब उनसे उस वक्त कहा गया था कि पार्लियामेंट में सीट शेयरिंग की गुंजाइश है नहीं, आप असेंबली तक इंतजार करिए, असेंबली में हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त उन्होंने उम्मीदवार क्यों खड़े किए? अब चलिए पार्लियामेंट के नतीजों के बाद लगातार अगर एक पार्टी पे पीडीपी ने निशाना जो है लगाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। एक तरफ से आप कहते हैं कि आप सीट शेयरिंग के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी हर तकरीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। वो तो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उनको लगता है कि वो ऐसे ही जीत जाएंगे, इस वजह से उन्होंने अलायंस। नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होते, हम कांग्रेस के साथ क्यों अलायंस करते? क्यों करते? क्योंकि अभी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कसम खा ली है कि अब्दुल्ला मुफ्ती के परिवार को हम किसी तरीके से सरकार नहीं बनाने देंगे, अब कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, यही तो मैं कहता हूं ना। गैर जमहूरी तरीकों से वो हमें बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब देश प्रेम वगैरह वो सारा पहाड़ियों के उस तरफ के लिए ठीक है,
यहाँ वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कमजोर करने के लिए। यहीं तक बीजेपी का देश प्रेम जो है वो रुक जाता है। अगर स्प्लिट मैंडेट आता है, किसी अलायंस या पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? हम बैठ के बीजेपी का इंतजार करेंगे और देखेंगे वो किस तरह इन आजाद उम्मीदवारों के साथ और छोटे जमातों के साथ हुकूमत बनाते हैं। आप नहीं लेंगे पीडीपी को कि महबूबा जी को फोन करके कि चलिए? आपने कहा स्प्लिट ना, तो स्प्लिट में तो हमारी कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। आप सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद आपको क्या पता उनके साथ काम करना पड़े। नंबर तो आने चाहिए ना। आपने तो कहा स्प्लिट में तो फिर आप क्या मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नंबर नहीं होंगे? मैं कह रहा हूं अगर किसी के पास भी नहीं हुए तो, जैसे महबूबा जी ने कहा कि हम किंग मेकर बनेंगे पीडीपी, तो मैं कह रहा हूं कि क्या तो बनाए। देखना, उन्होंने पहले भी बीजेपी को हुकूमत में लाने का काम किया 2014 में, दोबारा करें। हम तो कम से कम इसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, पिछली दफा जब आपसे मुलाकात हुई आपने कहा कि देखो तुम ये लाल चौक का बता रहे हो, लाल चौक देर रात तक खुला रहता है, लाल चौक कश्मीर वैली नहीं है। मुझे याद है आपने क्या कहा। कल तो हम लोग शोपियां गए, कुलगाम गए। आपको मालूम है मेरे पिता आर्मी में थे। जब शोपियां से आर्मी का काफिला निकलता था तो सारे शटर डाउन रहते थे। आर्मी के काफिले को डर लगता था कि गोली कहीं से चल जाएगी। अब तो बिल्कुल वैसा नजारा नहीं है वहां पे। गोलियां नहीं चलती, हाँ, क्योंकि इनका रुख जो है अभी फिलहाल जम्मू की तरफ है। आज कश्मीर में आपको शटर डाउन नहीं नजर आएंगे, लेकिन जम्मू में खौफ है। नहीं, पर आप मानेंगे कम से कम कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था पहले से बहुत वो बेहतर। तो मैंने उस वक्त भी तस्लीम किया। मैंने उस वक्त भी कहा कि बीजेपी ने कम से कम और कुछ नहीं तो यहाँ इलायदगी पसंद जो लीडर हैं उनके बयानों में जो है कमी आई है। वो अब खुल के वो बात नहीं करते जो पहले किया करते थे। क्या आप उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मानते? अच्छी बात है। हड़ताल कैलेंडर नहीं निकलता, पत्थरबाजी नहीं बड़ी हो अच्छी रही, बात है, अच्छा है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, बिजनेस बच्चे तो पहले भी स्कूल जा रहे थे। स्कूल तो बंद रहते थे सर। किसने कहा? जब स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, हड़तालें तो होती थी। कितनी बार ना, अब स्कूल वैसे भी खुले रहते थे। बीच बीच में हालात खराब हुए, कभी 10 में कभी 16 में, लेकिन ऐसा नहीं है कि 35 साल बच्चे स्कूल नहीं गए। ऑब्वियसली नहीं। तो आप मानते हैं कि पहले से कानून व्यवस्था बेहतर है? अभी यहाँ पे 4 बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, अलग अलग होटल्स चलाते हैं, टूरिज्म से जुड़े। वो कहते हैं कि जितना हम लोगों को पिछले 3 साल में फायदा हुआ, 35 साल में इतना नहीं हुआ। ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर उनको कमाने का मौका मिला है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक तो उनको कमाने का कम मौका मिला। लेकिन इस तरह टूरिज्म का हमने 2011 में भी देखा, 12 में भी देखा, 13 के पहले 6-8 महीनों में भी देखा। उसके बाद थोड़ी रोक आ गई, फिर सैलाब आया, फिर हालात बिगड़ गए। अगर अमन का थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ होटलों के मालिकों को मिला है तो अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपके खिलाफ इंजीनियर रशीद लड़े जेल से, अब भी आपके खिलाफ एक मौलाना साहब लड़ रहे हैं, वो भी जेल में है। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अड़ंगी मारने के लिए किया जा रहा है, किसी ना किसी को खड़ा आपके खिलाफ? पहली बार मुझे कोई शक नहीं हुआ। पहली बार मैंने सोचा कि इंजीनियर साहब ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार फिर लड़ रहे हैं, ये मतलब कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इस बार अब मुझे लग रहा है कि इस बार मुझे लग रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया जा रहा है। किसकी साजिश? किसी की तो होगी। इन लोगों को देखना, सर्जन बरकती साहब के कागज जो हैं 1 सीट से नामंजूर किए जाते हैं, फिर उसी शख्स के कागज जो हैं मेरे खिलाफ 2 बार मंजूर होते हैं। मुझे बताइए ना, अब ये हो कैसे जाता है? 90 सीटों में सर्जन बरकती साहब को और कोई सीट नजर नहीं आई, मां सिवाय 1 सीट जहां मैं लड़ रहा हूं और 1 सीट जहां उनको गलती हुई, क्योंकि जहां मैं पिछली बार लड़ा था उनको लगा कि इस बार भी मैं वहां से लड़ूंगा, तो उसने वहां के लिए अपने कागज तैयार किए। हालांकि उनको धोखा देने के लिए मैंने बड़गाम से अपनी तैयारी की थी। मैंने इसलिए 2 सीटों पर अपने कागज भरे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं साबित करूं कि एक साजिश के तहत लोगों को जेल से लाके सिर्फ मेरे खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो सर्जन बरकती साहब का ना गांधरबल से कुछ लेना देना, ना बीरवा से कुछ लेना देना। मुझे लगता है अगर आप उनको जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखाओगे, उनको ना गांधरबल नक्शे पे दिखेगा ना बीरवा नक्शे पे दिखेगा। वो तो शोपियां से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन आए हैं मैदान में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने। किसने भेजा उनको? आप बोलते भी हैं, बोलते नहीं। जिन्होंने उनके कागज जो है पहले शुपैया से नामंजूर कराए और फिर गांधरबल और बीरवा से मंजूर करवाए। ये ताकत रखता कौन है?
नहीं, पर इसमें एक दूसरी दिक्कत यह है कि जमाते इस्लामी के भी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस दफा लड़ रहे हैं, तो आपको वो लग तो रहा कम से कम अपने इलाकों से लड़ रहे हैं ना, वो अपने इलाकों से लड़ रहे हैं, वो यहां दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं। तो बरकती साहब फर्क पे है। आपको शक हो रहा है एकदम? अगर आपको शक नहीं हो रहा तो मैं आपको क्या बताऊं ना, शक तो आपको भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के जरिए किया जा रहा है और आप लोग ज्यादा दिल्ली के बारे में कह नहीं सकते हो। बताइए। नहीं ना, वो तो हकीकत है। अब चलिए, थोड़ा सा 240 पे जब आए तो आप लोगों को थोड़ी हिम्मत आ गई। अगर 400 पे आए होते तो शायद ही आप मुझसे बात करते यहाँ पे। अरे ऐसे आप क्यों बोल रहे हो उमर अरे साहब? अभी हकीकत है ना, अरे ऐसी कमाल की- अब ये अच्छा, सच अपने है। लिए ताली बजवा रहे हैं, बताइए सही, आप ही के लोग हैं वैसे, लेकिन अपने लिए आप खूब ताली बजवा रहे हैं। पर ऐसा है नहीं, हमने तो पहले भी आपसे बात कई मर्तबा की, जब जितनी 303 की सरकार थी तब भी तो बात हो ही रही थी आपसे। नहीं, मैं आपसे जमाते इस्लामी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर जमाते इस्लामी पे बैन तो अभी भी है, पर अगर उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कश्मीर की राजनीति पे क्या प्रभाव डाल सकता है? एक तो हम पहले दिन से कहते आए कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है तो उनको इलेक्शन लड़ने की छूट मिलनी चाहिए उन पे, क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कोई मतलब अग्रीमेंट नहीं, उनको जम्मू कश्मीर का कोई सियासी उनको कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हमारे ऊपर बैन उठा दो, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो बैन उठा नहीं, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए, वो भी अपनी किस्मत आजमाएं। पर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले हुर्रियत की तरफ है से, तो बड़ी बात। सेपरेटिस्ट की तरफ से है बड़ी बात। आता था कि इलेक्शन का बहिष्कार होगा। अब हम जब कल घूम रहे थे, उससे पहले भी हमने देखा लोगों में, युवाओं में खासतौर से, चुनाव में भाग लेने में, वोट देने में, अपनी बात कहने में बहुत रुचि है, बहुत एक्साइटेड है, मतलब बोलना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात है, तो आ जाएं। लेकिन हम भी इन लोगों से सुनना चाहते हैं। तो फिर अगर इलेक्शन लड़ना ही मकसद था तो 1996 में क्यों नहीं? अगर सिर्फ इलेक्शन ही लड़ना वो तो था, कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने चीटिंग की 1987 के तो इलेक्शन। आप 87 की बात क्यों कर रहे हैं? अब मैं 96 की बात कर रहा हूं। नहीं, कहते हैं कि आपने नहीं किया होता तो कभी ये तो सूरत ही नहीं आज कौन सा इलाज हुआ उसका? आज कौन सा इलाज हुआ? चलिए, आप 87 पे वापस गए, उसका आज कोई इलाज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। क्या फर्क आया? कुछ हासिल हुआ? कुछ 35 साल से हमें मिला क्या? दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास दिया? आखिर कहीं ना कहीं तो पिछले 35 साल का हिसाब किताब तो बराबर करना होगा ना। आपको लग रहा है आपका जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, क्या वो जम्मू में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली 8 अक्टूबर को क्या तस्वीर उभर के आती है वो कश्मीर घाटी पे ही निर्भर नहीं करेगा, जम्मू में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत होती है इस पे भी निर्भर करेगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन जम्मू में है ठीक रहेगा। कोशिश तो हमारी यही है, इसलिए हमने मिलकर ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, ताकि जम्मू में कांग्रेस का जो है परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे और यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक सीटें मिलें। राहुल गांधी आए थे हाल में श्रीनगर, आपसे उनकी मुलाकात भी हुई अलायंस टॉक्स के दौरान। कुछ फर्क आप पा रहे हैं पहले के राहुल में और अब के राहुल में? आपको कुछ नजर आ रहा है चेंज? किस लिहाज से आप बताइए कि नहीं, तो आप पहले सवाल पूछ रहे हैं ना, आप किस लिहाज से? उम्र उनकी ज्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी, और आप किस लिहाज से उनमें फर्क नहीं, पाना उनकी चाहते हैं? राजनीति में, उनके सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं आपको नजर आ रहा? नहीं नहीं, वो एक नेता के तौर पे उभर के आए हैं। अब कौन उनका मजाक उड़ाता है? कोई नहीं। जिस तरह उनका पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान जो प्रदर्शन रहा, जिस तरह उन्होंने मुल्क को जोड़ने के लिए एक बार नहीं 2 बार यात्रा जो है कामयाब तौर पे मुकम्मल किए, जिस तरह कई सालों के बाद 100 सीटों के आसपास कांग्रेस का जो है पार्लियामेंट में जो है उनकी तहदाद बढ़ा के पहुंचा दी, जाहिर सी बात है कि एक लीडर के तौर पे वो उभर के आए हैं। और हर बार अब जब वो बात करते हैं तो हुकूमत वाले हिल जाते हैं। आप जब नामांकन भरने गए तो वो दृश्य सबके सामने आया, आपने अपनी टोपी उतारी और बोला नहीं, कि वो उस वक्त नहीं था, वो बाद में था। आपने एक तरीके से कहा कि मैं अपनी टोपी आपके सामने रख रहा हूं, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में। उसको 2 तरीके से देखा गया। एक तो जो आपके सपोर्टर्स थे वो काफी इमोशनल हो गए कि देखिए उमर साहब ये कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जो आपके क्रिटिक्स है वो कहते देखिए कितना डरा हुआ है कि इसको भीख मांगनी पड़ रही है वोटों से। अब इलेक्शन में मांगना गलत है क्या? आखिरकार ये काफी डरे हुए लग रहे थे। लोग मालिक हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुझ में वो घमंड है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, आपने पहले तो कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं तो मैं लोगों से वोट की भीख क्यों मांगूं?
आखिरकार उम्मीदवार के तौर पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों के सामने झुक के उनसे वोट मांगूं। मैं अगर घमंड से मांगूं तो आप कहोगे कि एरोगेंट हूं। अब जब मैं झुक के मांगता हूं आप कहते हो आप डरे हुए हो। मैं किसी भी तरह जीत नहीं सकता। आप मुझे बताइए ना मुझे किस तरह मांगना चाहिए, फिर मैं आपके तरीके से मांगूंगा। आपको अपनी जनता से खुद का कनेक्ट बनाना है, हमारा उसमें कोई काम नहीं। सर, आपने पिछले 25 साल में कई चुनाव देखे हैं, इस इलेक्शन को बीते चुनाव से आप कैसे अलग पाते हैं? पहले तो ये यूटी में पहला इलेक्शन है, ये रियासत के 2 हिस्से होने के बाद पहला इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जैसे आपने खुद अपने सवाल के जरिए इस चीज़ को दोहराया, कुछ ऐसे ताकतें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो पिछले 35 साल से लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की बात करते थे, जो ये कहते थे कि जो वोट डालेगा और जिसके उंगली पे ये इंक का निशान होगा वो उंगली काटी जानी चाहिए, वो लोग आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने अपना मन क्यों बदला है? क्या आपको लगता है कि सेपरेटिज्म का जो भाव है वो कम हुआ है? उस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता। नहीं, पर आपकी क्या थ्योरी है? मैं कैसे कह सकता हूँ ना उन्होंने क्यों अपना जो है अपनी सोच क्यों बदल दी, ये जवाब तो सिर्फ वो दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ उनसे ये सुनना चाहता हूँ कि पिछले 35 साल फिर किस लिए थे। जो 35 साल यहाँ पे बंदूक का असर रहा, जो 35 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से काट के पाकिस्तान जोड़ने की बात हुई, जो 35 साल यहाँ पे तबाही और बर्बादी रही, वो किस लिए था, ये मैं वो सुनना चाहता हूँ। पर ये अच्छी बात है एक तरीके से। आपको लग रहा है क्या सेपरेटिज्म की भावना नहीं, सेपरेटिज्म की भावना क्या कम हो रही है आपकी नजर में? मैंने कब कहा वो बुरी बात है? हमने कब सेपरेटिज्म का साथ दिया ना? मैं उस तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिनके हजारों की तादाद में सीनियर वर्कर, जूनियर वर्कर, ऑफिस बेरर्स जो हैं इन 35 साल में मारे गए। कितने घर ऐसे हैं जो उजड़ गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही कसूर था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के आईन के बाहर किसी हल के बारे में बात नहीं की। हमने हमेशा कहा कि जो जम्मू कश्मीर को मिलेगा इस आईन के तहत मिलेगा, उसका हमने खमियाजा भुगता, उसका हमें निशाना बनाया गया। हमें यहाँ सेपरेटिज्म कम होते हुए हमें अफसोस नहीं है, हमें खुशी है। यहाँ बंदूक का असर कम हो, हमें उस बात की खुशी है। आर्टिकल 370 क्या आपको लग रहा है कभी वापस आएगा, या अब आपने एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी है कि अब ये तो बड़ा मुश्किल है वापस? उम्मीद कौन छोड़ रहा है, लेकिन हम ये तो लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे ना कि ये कल की बात है या परसों होगा। ये लंबी लड़ाई है, हम इस इशू को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि आप वोट दो तो इस असेंबली के जरिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी कुछ क्लियरली बोल नहीं रही कि आपकी बातचीत हुई कि अगर कभी सरकार बनती है तो हमें इसको वापस लाना। इस सरकार के जरिए ये वापस नहीं आएगा ना। और कोई सरकार आगे बने तो? जब और कोई सरकार आगे बनेगी तो फिर हम ये बात करेंगे। अभी बात सरकार बनी नहीं ना, अभी बात नहीं हुई। इन लोगों के दिल्ली में रहते हुए तो ये नहीं होगा ना, तो फिलहाल हम इस पे बात ही क्यों करें? जब दिल्ली में सरकार बदलेगी, हालात बदलेंगे, फिर हम बात करेंगे। कम से कम तब तक हम इस इशू को जिंदा रखेंगे। और स्टेटहुड का जहां तक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के फौरन बाद मिलेगा, बहुत टाइम बाद मिलेगा, रुला रुला के मिलेगा? अगर आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान है? अगर इंजीनियर रशीद साहब के साथ बीजेपी वाले हुकूमत बनाते हैं तो शायद हुकूमत बनाने के 2 दिन बाद आपको स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी वाले हुकूमत से बाहर रहे तो शायद रुलाने की कोशिश करेंगे। मैंने बार बार कहा है अगर अपनी मर्जी से नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम वापस ले आएंगे। वोटर जो है, युवा वोटर, वो आकर्षित हो रहे हैं इस तरह की बातों से। इंजीनियर रशीद जब बातें कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि वो प्रेशर कुकर से उनका रिलीज मिल रहा है उनको। और आज इंजीनियर रशीद साहब ने क्या बातें की, क्या कहा? तो काफी भड़काऊ क्या कहा? अफजल गुरु साहब की कुर्बानी, मकबूल भट्ट की कुर्बानी, बाकी लोगों की कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? आप इससे क्या मतलब निकालते हैं? अगर मैंने ये बात की होती आप मुझे क्या पूछते, जरा बताएं। आपने कभी ऐसी बात कही नहीं है तो मुझे बताइए ना। आप तो फिर वो किस सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं? एकदम सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात कैसे हो सकती है? तो अगर जीत जाते हैं कौन सा सेंटिमेंट जीतता है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर जीत जाते हैं कौन सा सेंटिमेंट तो बेशक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट जीत जाता है ना। तो फिर बीजेपी का ये सारा नारा कि हमने सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट खत्म किया, अब सारा कुछ ठीक है, जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, यहाँ वो हालात रहे नहीं, क्या वो साबित नहीं होगा कि क्या वो साबित नहीं होगा कि बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया?
नहीं, पर अगर इंजीनियर रशीद का बीजेपी से टाई अप हो तो फिर जब आप कहते हो कि इंजीनियर रशीद साहब के प्रोग्राम में लोगों का हजूम था, ये आपकी कामयाबी है या आपकी नाकामी है? हकीकत है। हकीकत है, लेकिन अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, मेरे हिसाब से तो उनकी पॉलिटिक्स बहुत डेंजरस है। चलिए ना, शुक्र है किसी को तो ये नजर आया। पर आप बताइए, लेकिन इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स वो बीजेपी की शह पे क्यों कर रहे होंगे? आप ये कंस्पिरेसी का चार्ज एक तरीके से लगा रहे हैं। क्योंकि आपने खुद कहा कि बीजेपी ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए और इख्तिदार से बाहर रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी कर सकते हैं तो इंजीनियर रशीद साहब का हाथ बटाना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं पर है। अगर इंजीनियर रशीद ने बीजेपी साथ मिला ले तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी को इससे क्या नुकसान है? उन्होंने पहले भी पीडीपी की राजनीति खत्म की। पीडीपी को अगर पीएचडी में जगह नहीं मिलती, उनकी तो राजनीति खत्म हो गई थी। नए सिरे से अगर वो जिंदा हुए तो पीएचडी के वजह से। अगर बीजेपी इंजीनियर रशीद साहब की मदद से हुकूमत बना के इंजीनियर रशीद साहब की राजनीति खत्म करते हैं तो बीजेपी को तो इसका कोई ज्यादा अफसोस नहीं होगा। सबसे ज्यादा चिंता आपको इस चुनाव में किस चीज की है? नतीजों की। नतीजों की ना, अब हर उम्मीदवार को नतीजों का जो है ये रहता है कि नतीजे सही आने चाहिए, नतीजे हमारे हक में होने चाहिए। हम सब उम्मीदवार जो हैं, हम इस बात पे चिंतित हैं कि आखिर में कामयाबी हमारी होनी चाहिए। मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि अब 2.5 महीने पहले मैं हारा, इस बार हारने की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। तो हार से आप डील कैसे करते हैं? क्योंकि हार से आप डील कैसे करते हैं? क्योंकि जैसे बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि 240 आएंगी, वैसे उमर साहब को भी उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर रशीद से हार जाएंगे। आपको लगा मुकाबला होगा लेकिन जीतेंगे। हार से आप कोप कैसे करते हैं? वक्त लगा, लेकिन कर लिया। करना पड़ता ना, और कोई चारा क्या था? मैं क्या घर बैठ के रोता रहता? रोए कभी आप? बीच बीच में आंसू आए? आंसू रब, हारा इलेक्शन, उम्मीद नहीं थी। एक आध आंसू अगर निकल भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी उमर साहब की हालत वो वैसे स्टूडेंट की तरह है जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत टेंशन में रहता है कि अब नतीजे कैसे आएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी। आपको चुनाव के लिए हमारी शुभकामनाएं और 8 अक्टूबर के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।